नमस्कार। सोचिए, हमारे संविधान में एक ऐसा हिस्सा है जो शायद कानून से भी ऊपर है। एक तरह का नैतिक रोड मैप जो हमें बताता है कि भारत को किस दिशा में जाना है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की, यानी डीपीएसपी, जिन्हें हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि हमारा संविधान कोई सूखा बेजान कानूनी दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों से बना है। और इसी जज्बे को, इसी भावना को डीपीएसपी अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये सिद्धांत उन लाखों लोगों से किया गया एक वादा है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या एक वेलफेयर स्टेट का ये सपना सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा, या फिर इन सिद्धांतों में सच में वो ताकत है जो भारत को एक बेहतर कल की ओर ले जा सके। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। आज की हमारी चर्चा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये नैतिक कंपास आखिर है क्या। फिर एक निष्पक्ष समाज के ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे, गांधी जी की ग्राम दृष्टि को जानेंगे, एक मॉडर्न राष्ट्र बनाने के पीछे के विचारों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि क्यों इन्हें एक रथ के 2 पहिए कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, संविधान का नैतिक कंपास। आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या निदेशक तत्व हैं क्या, और हमारे संविधान में इनकी जगह कहाँ है? तो देखिए, ये सिद्धांत संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और ये आइडिया हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान की एक अनोखी विशेषता या नोवल फीचर कहा था। सबसे पहले आर्टिकल 36 ये साफ करता है कि इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी, और जवाब है राज्य की। अब राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है, इसमें आपकी राज्य सरकार, आपके शहर का नगर निगम, मतलब हर सरकारी संस्था शामिल है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, आर्टिकल 37 का विरोधाभास। अब देखिए, एक तरफ तो आप इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, लेकिन दूसरी तरफ संविधान कहता है कि देश को चलाने के लिए ये सिद्धांत मौलिक हैं, मतलब फंडामेंटल हैं। तो ये सरकार के लिए कोई कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसी बात पर प्रोफेसर के.टी. शाह ने एक मजेदार लेकिन तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसका पेमेंट बैंक अपनी मर्जी और सहूलियत के हिसाब से करेगा। ये दिखाता है कि इनको लागू न कर पाने वाली बात हमेशा से एक बहस का मुद्दा रही है। चलिए अब इन सिद्धांतों के दिल में उतरते हैं। बात करते हैं उन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की जो एक ऐसे समाज का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जहां हर किसी को बराबरी का मौका मिले। आर्टिकल 38 साफ साफ कहता है कि लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना है। एक ऐसा राज्य जो इनकम, स्टेटस और अवसरों के बीच की खाई को कम करें। मनरेगा जैसी योजनाएं इसी सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। और आर्टिकल 39 तो समझिए समाजवादी निर्देशों का पावर हाउस है। सोचिए जरा, ये सिर्फ सबको रोजगार देने की बात नहीं करता, बल्कि ये भी कहता है कि देश के संसाधन कुछ गिने चुने हाथों में जमा ना हो जाएं। और हाँ, पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले। ये आज भी कितने क्रांतिकारी विचार हैं, है ना? और फिर आता है आर्टिकल 39A, जिसे बाद में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। ये कहता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए ताकि कोई भी सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इंसाफ से दूर न रह जाए। और इसी के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी NLSA की स्थापना हुई थी। अब हम उन सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं जो सीधे सीधे महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके ग्राम स्वराज के सपने से प्रेरित हैं। इनमें सबसे अहम है ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाना और दुधारू पशुओं के वध पर रोक। 73वां संविधान संशोधन, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, और बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी, ये सब इन्हीं सिद्धांतों को जमीन पर उतारने की कोशिशें हैं। अच्छा, अब आते हैं सिद्धांतों की आखिरी कैटेगरी पर। ये हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो एक मॉडर्न, तर्कसंगत और मानवीय राज्य बनाने पर जोर देते हैं। आर्टिकल 44 शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सिद्धांत ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी देश में जोरदार बहस होती है, और फिलहाल ये सिर्फ गोवा में लागू है। आर्टिकल 45 की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2002 से पहले 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल थी,
लेकिन 86 संशोधन के बाद ये एक मौलिक अधिकार बन गया। तो अब ये आर्टिकल 0 से 6 साल के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देता है, जिसे हम आंगनबाड़ी सिस्टम के रूप में देखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी सिद्धांत हैं, जैसे आर्टिकल 48A जो पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, आर्टिकल 50 जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखने की बात करता है, और आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है, जो हमारी विदेश नीति का आधार है। तो घूम फिर कर हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। अगर इन्हें कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता, तो क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं या आखिर मायने क्यों रखते हैं? असल में इनकी असली ताकत 3 तरह से काम करती है। पहली, ये कानून बनाने वालों के लिए एक मॉरल कंपास है। दूसरी, ये हम वोटर्स के लिए सरकार के काम को नापने का एक पैमाना है। और तीसरी, ये अदालतों को कानूनों का सही मतलब समझने में मदद करते हैं। इस पूरी बात को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने एक मिसाल दी कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व ये दोनों एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। जरा सोचिए, एक पहिया हमें राजनीतिक लोकतंत्र देता है, मतलब वोट देने का हक, बोलने की आज़ादी, तो दूसरा पहिया हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की तरफ ले जाता है। अगर एक भी पहिया ना हो तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा? संविधान का पूरा संतुलन बस इसी बात पर टिका है। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये वो वादा है जो भारत ने अपने आप से किया है, एक न्याय से भरा, बराबरी वाला और मानवीय समाज बनाने का वादा। तो संविधान ने हमें कंपास तो थमा दिया है, लेकिन इस सफर को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है। असली सवाल तो ये है कि हम सब मिलकर इस संवैधानिक सपने को हकीकत में कैसे बदलें।